व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज सौभाग्य एंड आप देख रहे हैं लेमन्स कॉमर्स। बिना बकवास किए शुरू करते हैं। नाउ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को। ओके, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th अकाउंट्स। नाउ ये वीडियो को हम 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा और बोरिंग ना हो जाए। एंड हर वीडियो के नीचे हमने टाइम स्टैम्प्स लगा करके रखेंगे। आप कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिर्फ अगर देखना चाहते हैं तो आप उन टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करिए और आप सीधे उस कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे। ओके, नाउ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? नाउ होता क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एरिया को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, दैट इज़ वाई थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़रूरी रहने वाला है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं और वो आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, नाउ इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आने वाली 2 वीडियोज़ में बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। क्या क्या है वो? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बाकी आगे देखेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? किसी भी टाइप के आप जब एरिया में जाते हैं या किसी भी टाइप के एरिया में जब आप पढ़ाई करते हैं, ओके, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बी इट इंजीनियरिंग या किसी भी, तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। हर सब्जेक्ट के ऊपर या हर एक ट्रेड के ऊपर कुछ ऐसी बेसिक रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई होती हैं जो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड हेंस अकाउंटिंग में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। नाउ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड। कहने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में हमें यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी बहुत ज़रूरी है। और यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी क्यों? अगर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो मैं अलग तरीके का अकाउंटिंग फॉलो करूँगा, मेरे बगल वाला जो बिजनेस एंटिटी वो अलग तरीके की अकाउंटिंग फॉलो करेगी, उसके पड़ोस वाला अलग टाइप की अकाउंटिंग करेगा। सो यूनिफॉर्मिटी बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि एक बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हो जो हर जगह फॉलो हो, ताकि हर चीज़ वो जो डेटा है उसको कॉम्प्रिहेंड करना और समझना सबके लिए आसान हो जाए। ओके, अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने बता दिया क्या? इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड। ओके, अब इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल्स, इट्स गिवन ओवर हियर। प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। सारे नहीं जानेंगे, इसमें जो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं जिनका समझना आपके लिए ज़रूरी है वो समझ लेते हैं। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे बेसिक लॉज एंड रूल्स होते हैं जो हर तरीके की इंडस्ट्री के ऊपर और हर तरीके के साइंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ओके, ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे लॉज और रेगुलेशंस हैं जो अकाउंटिंग के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं और हमको उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ इज व्हाट? कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में भर भर के कॉन्सेप्ट्स हैं। नाउ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कभी भी जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो आप सबसे पहले क्या सीखते हो कि गियर चेंज करने से पहले क्लच दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही चीज़ ये भी है एक तरीके से। क्या? अकाउंटिंग करने से पहले कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एरियाज, ओके, या कुछ ऐसे बेसिक अजम्पशंस जिनको फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ कन्वेंशंस, थर्ड थिंग इज कन्वेंशन। नाउ व्हाट इज कन्वेंशंस? जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमारे जो फैमिली होती है या फिर हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक कस्टम्स हम फॉलो करते हैं। कस्टम्स कहने का मतलब क्या है? कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं। कन्वेंशंस के लिए आप ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। ओके, नाउ कन्वेंशंस का मतलब भी वही है। जैसे हमारे यहाँ कस्टम्स क्या है कि हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं। हमारे यहाँ कस्टम्स क्या है कि हम घर के अंदर पैर रखने से पहले चप्पल
और जूते बाहर निकाल देते हैं। नाउ दैट इज अ कन्वेंशन, उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग में कुछ ऐसे कन्वेंशन है जो ओवर जेनरेशन आ रहे हैं, ओवर जेनरेशंस डेवलप हुए हैं, जिनको एज अ नॉर्मल थिंग हर जगह फॉलो किया जाता है। ओके तो इनको हम कन्वेंशंस बोलते हैं। वो ट्रेडिशंस जो अकाउंटिंग में फॉलो हो रहे हैं पिछले कई जनरेशन से, जो डेवलप हुए हैं और जिनको नॉर्मली हर जगह फॉलो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन। सो व्हाट इज गैप और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? ये ऐसे प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ऐसे कस्टम्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग करने से पहले, ताकि जब अकाउंटिंग होती है अलग अलग जगहों पे तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके और वो हर जगह पे सेम हो, डिफरेंसेस ना हो उसमें। ओके नाउ अकाउंटिंग करते टाइम और अकाउंटिंग करने से पहले हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है पूरी तरीके से। ओके नाउ व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट डज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से? जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस जो बिजनेस है और जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनको हम दो सेपरेट एंटिटी मानते हैं। जनरली होता क्या है कि मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस का मालिक हूँ, तो बिजनेस और मैं एक तरीके से सेम हुए, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान करके चलते हैं कि जो ओनर है और जो ओनर का बिजनेस है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज है। दिस इज ओनर एंड दिस इज बिजनेस एंटिटी। ये दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों को सेम नहीं मान के चलते हैं। ये क्यों मान कर, ये किस लिए होता है? ये एक बेसिक अजम्पशन के लिए होता है। क्या? कि जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लेकर के आएगा वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। ओके इफ दिस इज बिजनेस एंड दिस इज ओनर, अब ओनर ने बिजनेस को जो भी पैसा दिया वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? उधार हो गया। ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है? कि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, ये अलग है और ये अलग है। सो ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए क्या हुआ? उधार हो गया। जब भी बिजनेस बंद होगा उस समय ओनर को क्या करना पड़ेगा? वो पैसा ओनर निकाल करके ले जाएगा बिजनेस में से। दैट मीन्स कि ओनर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर वो पैसा उधार है। ओके सेपरेट ऑन। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या अज्यूम करता है कि जो ओनर है और जो ओनर का बिजनेस है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, एंड जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस के लिए उधार है। एक तरीके से हम बोलते हैं उसको कैपिटल है, हम लाइबिलिटी बोलते नहीं है, बट बिजनेस के लिए क्या है? वो उधार है। जब हम बैलेंस शीट्स आगे पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो लाइबिलिटी साइड में जाता है, कैपिटल कभी भी। सो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दिस। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाउ मनी मेजरमेंट क्या कहता है? कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन which can be expressed in the terms of money such as sale of goods or payment of expenses or receipts of income are to be recorded in the books of accounts। अब इसका मतलब क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम उनको ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अचानक से, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अचानक से हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले 50 एम्प्लॉयज़ को कोविड हो गया ना। ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे फैक्ट्री में 50, 60, 70 लोग ही काम कर रहे हो, इतने मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को कोविड हो गया तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? वो तो ठप हो जाएगा, हमारा काम बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट क्या आप इसको पैसे में मेजर कर सकते हैं? नहीं। सो मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सिर्फ वही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी कोई मॉनेटरी वर्थ हो। सिर्फ उसी पैसे, उसी चीज़ को हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं और अकाउंटिंग बुक्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जगह मिलती है। ओके इस कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ कहता है कि जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम उसके यूनिट्स में या नंबर्स में नहीं लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनको हम उसके मॉनेटरी वैल्यू में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बिजनेस में आज के डेट में 100 यूनिट, यहाँ पे लेट्स सी, हमारे पास बिजनेस में स्टॉक है कितने यूनिट्स? 500 यूनिट स्टॉक है हमारे पास। तो और इस स्टॉक की वैल्यू क्या है? What is the value of the stock? इस स्टॉक की वैल्यू है 5 लाख रुपीज। तो जब भी हम
इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, दैट जब भी हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हमारे पास 500 यूनिट ऑफ स्टॉक है, हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ₹5 लाख वर्थ ऑफ स्टॉक अवेलेबल है। ओके, सो व्हाट इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पहली चीज़ कहता है कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जगह मिलेगी। दूसरी चीज़, मनी मेजरमेंट क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन को हम नोट डाउन करेंगे वो उसको फिजिकल यूनिट्स में नहीं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे। दैट इज 500 यूनिट ऑफ स्टॉक है तो उसको 500 यूनिट्स में नहीं, दैट इज अगर उसका वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है तो उसको 5 लाख वर्थ ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द थर्ड कॉन्सेप्ट? द थर्ड कॉन्सेप्ट इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हमारे एसेट्स, बिजनेस में जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसके वैल्यूएशन के पूरे मेथड को चेंज कर देता है। ओके, नाउ क्या कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। मतलब आज अगर हमने बिजनेस शुरू किया तो हम ये मान के चलते हैं कि वो आने वाले सालों तक चलता चलेगा, चलता चलेगा, चलता चलेगा, वो बंद ही नहीं होगा। उसमें प्रॉफिट हो या ना हो वो बाद की बात है, वो हम तब देखेंगे जब बिजनेस नहीं चल रहा है। बट अगर आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो वी विल अज्यूम, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक लगातार चलता ही चलेगा। अब ये अजम्पशन हम क्यों लेकर के चलते हैं? दिस अजम्पशन, ये देखो, ये देखते हैं पहले। सी इट द फर्म वुड कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनेटली, दैट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही लंबे समय तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। नाउ ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? बिकॉज एसेट्स के वैल्यूएशन में ये हमारी मदद करता है। ओके, एसेट्स के जो वैल्यूएशन होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट हम बाद में जानेंगे, बैलेंस शीट में जब हम एसेट्स की वैल्यू करते हैं तो उसके वैल्यूएशन में ये हमारी मदद करता है। अब ये किस तरीके से करता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा सेल्स हुआ 10 लाख रुपीज़ का। इस सेल्स को करने के लिए मेरे टोटल कॉस्ट्स थे इस सेल्स को करने के लिए हमारे कॉस्ट थे 9 लाख रुपीज़ के। दैट मीन्स 10 लाख का सेल किया हमने और 9 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट था। 9 लाख रुपए का हमारा कॉस्ट था, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? दैट इज 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमने बिजनेस में एक एसेट खरीदा है। कितने का एसेट खरीदा है? दैट इज एसेट खरीदा है हमने कितने का? 5 लाख रुपीज़ का। ओके, अब हम ये मान के चलते हैं कि ये एसेट की लाइफ 5 साल है। ये एसेट की लाइफ क्या है? 5 ईयर्स है। ओके, नाउ अब ये एसेट की लाइफ अगर 5 ईयर्स है तो अब ये एसेट तो हमने खरीदा और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितने का हुआ है? यहाँ पे बिना उस एसेट को कंसिडर किए हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है हमारा। ओके, एंड द लाइफ ऑफ द एसेट कितना है? 5 साल है। बट वो एसेट हमने कितने का खरीदा है? 5 लाख रुपीज़ का खरीदा है। तो अगर हम उस एसेट की वैल्यू को प्रॉफिट में, भाई एसेट खरीदा तो उसके ऊपर खर्चा किया, तो अगर उस एसेट की वैल्यू को हम प्रॉफिट में से घटा दें तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या आएगा? यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या आएगा? 4 लाख रुपीज़ का लॉस हो जाएगा हमें यहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि ये रीजनेबल है किसी भी तरीके से? मैंने एक एसेट आज खरीदा एंड उस एसेट को मैं 5 साल तक यूज़ करने वाला हूँ और वो 5 लाख रुपए का एसेट है, तो क्या ये रीजनेबल होगा कि उस एसेट की वैल्यू को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूँ और उसको खर्चा दिखा दूँ आज के डेट में ही? ऑल्दो मैं उस एसेट का बेनिफिट 5 साल तक लेने वाला हूँ, बट मैं उस एसेट को आज ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूँ, क्या ये रीजनेबल होगा किसी भी तरीके से? ये 4 लाख रुपए का हमारा लॉस आ जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या करता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा और उन कई सालों में से इस एसेट को हम कितने दिन तक यूज़ करने वाले हैं? 5 सालों तक यूज़ करने वाले हैं।
सो हम क्या करेंगे कि इस एसेट की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, कितने से जितने साल हम इसको यूज करने वाले हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय 5। तो हर साल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितना डालेंगे अमाउंट, 1 लाख रुपीज। तो इस साल अगर नेट प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपया था विदाउट कंसिडरिंग दिस एसेट, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग दिस एसेट कितना हो जाएगा, 0। ओके, 4 लाख का लॉस नहीं होगा, इट विल बिकम 0। ओके, सो ये एक वैल्यूएशन करने का तरीका है जो कि चेंज हो जाता है हमारे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। ओके, सो लेट्स रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन। क्या कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ये किस लिए ज़रूरी है? एसेट्स की वैल्यूएशंस को करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक एसेट आज 5 लाख रुपए का खरीदा और वो एसेट अगर हम आने वाले 5 सालों तक यूज़ करने वाले हैं, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलता ही रहेगा। सो अगर हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, तो क्या ये सही होगा कि हम उस एसेट की वैल्यू को आज ही प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दें पूरा का पूरा? नहीं, बिकॉज हम उस एसेट से बेनिफिट लेने वाले हैं आने वाले 5 सालों तक। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एसेट की उतनी ही वैल्यू को इस साल के प्रॉफिट लॉस में डालेंगे जितने एसेट की वैल्यू को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं या इस साल हमने इस्तेमाल किया। बाकी जो बचा हुआ वैल्यू होगा हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डालते जाएंगे उसको, जब जब जिस तरीके से हम उस एसेट को इस्तेमाल करते जाएंगे। ओके, तो दिस वाज योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाउ आगे वाले कॉन्सेप्ट में चलते हैं, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नो, व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? दिस इज सिंपल, फेयर, बहुत ईजी है। लॉज, रेगुलेशंस एंड अकाउंटिंग कहती है कि हर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमको अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करने चाहिए? मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूँ और एक सर्टेन टाइम ऑफ पॉइंट के बाद, जैसे सपोज कि 6 महीने बाद या साल भर बाद या एक रीजनेबल टाइम के बाद मेरे लिए जाना ज़रूरी हो जाता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, है कि नहीं? आई मीन अगर मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस बिजनेस को कंटिन्यू करके क्या फ़ायदा? सो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। किस लिए प्रिपेयर कर लेने चाहिए? ताकि आप जान सकें कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या घाटा हो रहा है, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि आपको अपने अकाउंट्स एनुअली प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और कब से कब तक प्रिपेयर करने हैं? हर साल के 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। और दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनेंशियल ईयर, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ओके, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से और अगले साल के 31 मार्च को जाकर के खत्म हो जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इसमें, सर्टेन सिचुएशंस प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम नेसेसरी। अब हम क्या करें कि हम रीजनेबल बेसिस में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जानने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं कि नहीं, आपको हर 1 साल पे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है कि ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जब हमको अपने अकाउंट्स कम समय पे प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। ये जनरली होता है किसके केस में? ये जनरली किसके केस में होता है? लिस्टेड कंपनीज के केस में। लिस्टेड कंपनीज, ये जनरली होता है लिस्टेड कंपनीज के केस में इंडिया में। बाकी देशों का तो मैं नहीं बता सकता, बट इंडिया में ही होता है। आप अक्सर देखते होंगे ना स्टॉक मार्केट पे जो कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, शेयर का भाव गिरा बढ़ा, तो वो क्या होते हैं? वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं। उन लिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी कि हर 3 महीने पे उनको अपना इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, अब हर 3 महीने पे क्यों? क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है, तो लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाई अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो प्रॉफिट कायदे कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और सिंस बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं, हज़ारों लाखों लोग, तो इसलिए हर 3 महीने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, सो व्हाट इज द समरी ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? हर एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स। जनरली ये साल भर होता है। इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 हमसे कहता है कि आपको साल भर में प्रिपेयर करना है। और एक्सेप्शंस ये हैं कि आपको कम पीरियड के लिए भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। जनरली ये लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है इंडिया में। नाउ
cost concept. This is the last concept that we will be covering in this video. Okay, now what is the cost concept? Cost concept ये कहता है कि हर एसेट को, जो भी एसेट, चाहे वो हमारा स्टॉक हो, चाहे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हों, किसी भी टाइप के एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट पे, जितने में उस एसेट को हमने खरीदा उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए. अब ये जो खरीदने का प्राइस है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज़. नो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ी कंपनीज़ के केस में आज के डेट में उतना एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि आगे हम देखेंगे इंड एस आ गए. इंड एस क्या कहते हैं कि आपको भाई फेयर वैल्यू अपने एसेट को वैल्यू करना है. अब व्हाट डज फेयर वैल्यू मीन? व्हाट डज फेयर वैल्यू मीन? फेयर वैल्यू मतलब कि आज हमारे एसेट का जो मार्केट भाव चल रहा है, उस मार्केट भाव पे हमको अपने एसेट को रिकॉर्ड करना है. ओके, तो what does the cost concept say? The cost concept say that every asset in the books of account should be recorded at the cost of acquisition of such asset. Now, what does the cost of acquisition include? It includes the cost of acquisition, the cost of transportation, installation, and making the asset ready to use. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीनरी खरीदी, यहाँ मैं लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीनरी खरीदी. कितने की वो मशीनरी खरीदी? 4,80,000 रुपीज़ की मैंने मशीनरी की खरीदी इंडिया के बाहर से. फिर उसको यहाँ लाने के लिए मैंने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया. इंडिया के बाहर से ट्रांसपोर्टेशन पे मैंने खर्चा किया कितना? लेट्स से 30,000 रुपीज़ हमने ट्रांसपोर्टेशन पे इंडिया में लाने पे खर्चा किया. ठीक है, फिर उस मशीनरी जब हमारे प्रेमाइसेस पे आ गई तो फिर उसको हमने इंस्टॉल करवाया और फिर उस पर ट्रायल रन्स वगैरह हुआ. तो इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन का हमारा खर्चा हुआ इंस्टॉलेशन का हमारा खर्चा कितना हुआ? लेट्स से 50,000 रुपीज़. ठीक है, और फिर एसेट हमारा रेडी हो गया यूज़ के लिए और फिर हम एसेट को ये यूज़ करने लगे. तो हमारा जो एसेट है वो बुक्स में हम कितने में रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज़ 4,80,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, दैट इज इक्वल्स टू 5,60,000, 5,60,000 रुपये. तो जब हम इस एसेट को अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो इस एसेट की वैल्यू अपने बुक में लिखेंगे 5,60,000 रुपये. दिस वॉज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आप लोगों को नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपके लिए ऐसे वीडियोज़ हम लाते रहेंगे. ओके, नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं जो आने वाले और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आने वाले 2 वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा. टेक केयर एंड बाय बाय.